मंत्री बनने वाले सांसदों को फोन आने शुरू हो गए। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है। किसके पास आया है फोन? कई एक्सक्लूसिव जानकारियां लेकर हम हाजिर हैं। 11:30 बजे नए मंत्रियों के साथ दरअसल प्रधानमंत्री की चाय पर चर्चा है। मंत्री पद के लिए नितिन गडकरी को भी फोन आया है। इसके अलावा एलजेपी-आर के नेता 5 सांसद जीतकर आए हैं इस बार, चिराग पासवान, उनको भी फोन आया है। बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन आया है। ये इस वक्त की ताजा खबर। और देखिए, इस बीच जेडीयू से रामनाथ ठाकुर को फोन आया है। लगातार वो नाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए तो उनको फोन आया है। और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को ही फोन आया है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए किसको आया फोन। ये इस वक्त हर किसी की दिलचस्पी यहां पर है। जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया को शपथ के लिए फोन आ गया है। सर्बानंद सोनोवाल को भी फोन आ गया है शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। तो ये तमाम वो संभावित मंत्री माने जा सकते हैं मोदी 3.0 के। और देखिए, टीवी9 पर एक और नाम आपको बताते हैं। जितेंद्र सिंह को भी शपथ के लिए फोन आ गया है। एचडी कुमारस्वामी को भी फोन आया। तो लगातार वो नाम, और आप देखिए साफ है, कुछ मंत्री यानी पिछली कैबिनेट से रिटेन किए जा रहे हैं, वो नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और कुछ नए चेहरे जो इस बार मोदी मंत्रिमंडल में नजर आने वाले। जी हां, एक और नाम करुणा देखिए इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम फ्लैश करने जा रहे हैं। शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव को फोन आ गया है। शिवसेना शिंदे गुट से सिर्फ एक मंत्री इस बार शपथ लेगा, यह भी क्लियर है। सोर्सेस के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। और वो नाम है प्रताप राव जाधव। शिंदे गुट के तरफ से एक मंत्री जो कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, वो हैं ये। और देखिए, एक और नाम टीडीपी की तरफ से, तेलुगु देशम पार्टी से कौन से नाम सामने आ रहे हैं। 2 मंत्री आज शपथ लेंगे टीडीपी से। और नाम क्या है ये आप देखिए फटाफट। टीडीपी के राम मोहन नायडू बनेंगे मंत्री। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी हमारे पास आ रही है। और साथ ही एक और नाम, टीडीपी के चंद्रशेखर पेम्मासानी भी बनेंगे मंत्री। आज वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो लगातार एक एक करके तमाम वो नाम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हम चर्चा कर रहे हैं किसके पास फोन आया, वो 3 लोग जिनके पास फोन आया हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। टीवी9 भारतवर्ष से फोन आया गेस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 3 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद होंगी। जीएम शाहीन नेता जेडीयू के हमारे साथ होंगे। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रधानमंत्री आवास से आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी वहीं पर मौजूद हैं। पीयूष पांडे जेपी नड्डा के घर से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और कुमार कुंदन भी हमारे सहयोगी बिहार निवास दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आनंद में आपका रुख करूंगा। प्रधानमंत्री आवास से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त की ताजा अपडेट आप क्या देना चाहेंगे? किन किन को अब तक फोन आ गया है? अभी थोड़ी देर पहले हमने टीवी9 भारतवर्ष पर फ्लैश किया। बिल्कुल, अभी प्रधानमंत्री निवास के बाहर मीडिया की हलचल है। और अंदर जो है कुछ देर बाद आपको प्रधानमंत्री निवास के बाहर भी हलचल दिखेगी। जो तमाम जो मंत्री आज शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। 11:30 बजे का वक्त दिया गया चाय पर प्रधानमंत्री की तरफ से, जब सभी वो सांसद जो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं यहाँ मौजूद रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 हो, 2019 हो या फिर इस बार 2024 में उन्होंने चाय पर बुलाया। उन मंत्रियों को जो आज शपथ लेने जा रहे हैं उसमें कुछ नए मंत्री हैं, कुछ पुराने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे चाय पर जब चर्चा करेंगे तो बताने की कोशिश करेंगे कि उनका काम करने का तरीका क्या है और अपने कलीग से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस स्केल, किस स्पीड, किस स्किल की उम्मीद करते हैं। तो एक परिचय भी होगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री अपना एक विजन भी देंगे उस चाय पार्टी में। चाय पार्टी सिर्फ एक बहाना है। एक कोशिश ये है कि आमने सामने जो मंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री को आमने सामने देख लें, उनकी बात को सुन लें और साथ ही साथ प्रधानमंत्री उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ए मंत्री, वो उसको समझ लें और देख लें। और यहाँ से
जब चाय के बाद वो लोग सीधे शाम को राष्ट्रपति भवन 7:15 बजे के आसपास जब ये शपथ ग्रहण समारोह होना, फिर वो सीधे वहां पर जाएंगे। लेकिन इतना तय है, जो नाम आपने बताया उन सबको फोन जा चुका है। ठीक है, अभी कुछ लोगों को बिल्कुल। और देखिए, इस बीच आनंद पांडे आपको रोक रहे हैं। पीएम आवास से आमोद राय भी हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर कुछ हलचल है। आमोद, बताइए। देखिए, मैं बताऊं कि मैं पीएम आवास पर नहीं, अभी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके आवास पर हूं, और यहाँ जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के साथ मिलने आए थे और बैठक कभी खत्म हुई। बैठक से अभी जीतन राम मांझी निकले हैं। कल रात भी जीतन राम मांझी के साथ गृह मंत्री के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री की मुलाकात हुई थी और उनको आश्वस्त किया गया था कि उनको कैबिनेट में जगह मिलेगा। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद उनको जो पद या जो बर्थ ऑफर किया जा रहा है उससे वो खुश नहीं है, और उसके बाद अभी आए थे मिलने और वो कुछ बेहतर मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज अभी थोड़ी देर पहले जो आदमी रात में 12 बजे मिल कर गया है, वो अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री आवास पहुंचे थे। यहाँ जेपी नड्डा मौजूद हैं और अभी बात करके करीब 20 मिनट वो बैठे रहे और उसके बातचीत करके निकले हैं। क्या होगा ये आगे पता चलेगा, लेकिन उनको कल रात में आश्वस्त किया गया था कि आपको कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो क्या बात हुई, अभी थोड़ी देर में जीतन राम मांझी से जब बात होगी तो पता चलेगा। लेकिन लोगों को फोन जाने का सिलसिला जारी हो गया है। सारे लगभग जितने एनडीए के सहयोगी दल हैं उनको बताया जा चुका है। बीजेपी के अपने जो नेता हैं उनको भी फ़ोन जाना शुरू हो चुका है। काफ़ी लोगों को जा चुका है। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको फ़ोन कब आएगा। तो अब देखने वाली बात है कि किसको और फ़ोन जाता है। 10:30 से 11 बजे के बीच सबको फ़ोन चला जाएगा। जिसको भी चाय पे बुलाया जाएगा उसको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन जिनको नहीं बुलाया जाएगा वो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। ये भी बात उतनी ही तय है। जो एनडीए के घटक दल है, अगर बात करें तो सिर्फ अनुप्रिया पटेल एक ऐसा नाम है जिनके तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है कि उनको बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। लेकिन ये जरूर है कि उनके अलावा सभी घटक दलों को जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनको फोन जा चुका है। समीर, ठीक है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जेपी नड्डा के घर से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पीयूष, जल्दी से वहां से कोई अपडेट आप देना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए समीर, यहाँ से जो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के घर के लिए रवाना हुए थे। वहां पर एक बैठक करने के बाद वो प्रधानमंत्री आवास पर औपचारिक बैठक के लिए जाएंगे, जहां पर सभी घटक दलों के उन नेताओं को बुलाया गया है जिन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, और उसके अलावा भाजपा के उन नेताओं को बुलाया गया है जिन्हें कॉल गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जेपी नड्डा यहाँ से रवाना हुए हैं और गृह मंत्री के घर भी पहुंच चुके हैं। जी समीर। ठीक है पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ। जीएम शाहीन इस वक्त जुड़ रहे हैं, जेडीयू के नेता, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक और अहम खबर आ गई है। करुणा, बिल्कुल, देखिए खबर क्या, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो इस बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, उनको भी शपथ के लिए फोन आ गया है। तो ये एक और बड़ा नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा से ये नाम मनोहर लाल खट्टर को भी शपथ के लिए फोन आया है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी, तो एक एक करके सभी वो नाम इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जी हां, और जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर के पास भी फोन आ गया है। प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के लिए फोन आया है। बीजेपी अध्यक्ष ने चाय पर बुलाया है, और इस वक्त चाय पर बुलाने का मतलब क्या है ये हर कोई जानता है। तो बिल्कुल एक एक करके वो सभी नाम, जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी फोन आया है। कैसे हिस्सेदारी होगी, कौन कौन वो होगा, जेडीयू टीडीपी से एक एक करके सब आपको बता रहे, सुनिए आप। इस वक्त हम रामनाथ ठाकुर जी के घर पे हैं, जो जदयू के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ पर भी बधाइयाँ शुरू हो गई है, मिठाई और लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, और खुद जो मंत्री डेजिग्नेट हैं रामनाथ ठाकुर जी, वो पत्रकारों का मुंह मीठा करा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फोन आ गया है आपको, आज आप शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहें? नहीं आया है, प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निमंत्रण दिया है कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर आप आइए। ये लगभग यही प्रक्रिया होती है और इसी तरीके से जानकारी दी जाती है। अब आप शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी बिहार के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमको जो विभाग मिलेगा उसमें देखेंगे। प्रधानमंत्री का है वो विभाग देने का विशेषाधिकार है, वो देंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि बिहार को कितनी उन्नति हो सके, कितनी प्रगति हो सके।
तो देखिए रामनाथ ठाकुर जेडीयू की तरफ से उनको फोन आया, हालांकि वो ये बोल रहे हैं देखिए मंत्री बनाने के लिए फोन आया है, अभी ये कुछ बोल नहीं सकते, चाय के लिए बुलाए, जो चाय पार्टी होनी है प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन वो सभी जानते हैं, जैसा हम बता रहे हैं कि जिन जिन को इस चाय पार्टी के लिए फोन आया है आखिर उसका मतलब क्या है, वो सभी चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में नजर आने वाले। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े, उनका रुख करेंगे। और बंगाल से आप देखिए शांतनु ठाकुर को फोन आ गया है, तो एक और नया नाम इस वक्त आपको बता रहे, बंगाल से अगर बात करें तो शांतनु ठाकुर को फोन आया है। तो किस किस को इस बार जिम्मेदारी मिलने वाली है मोदी सरकार की मंत्रिमंडल में, वो सब अब क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान है जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। जयशंकर जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए अब एक एक करके बीजेपी के वो नाम हो या फिर सहयोगी दलों के नाम हो, वो निकलकर सामने आ रहे। क्या आपको लग रहा है जिस बैलेंस की, जिस संतुलन की बात कही जा रही थी, वो संतुलन आपको यहां पर नजर आ रहा है? अभी जब तक पूरी मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ न हो जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी तक जैसे बिहार से राजीव रंजन सिंह ललन का नाम अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेता कई बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी का नाम भी अभी लिस्ट में नहीं आया, चाय पीने वालों में उनका नाम नहीं है। तो इस तरह से देखा जाएगा कि अभी मध्य प्रदेश से किसको प्रतिनिधित्व मिलता है, राजस्थान से किसको मिलता है, उत्तर प्रदेश जहां बहुत बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ से किसको समायोजित करने की कोशिश की जाती है। बिहार है, बिहार ने काफ़ी मदद की है इस बार, मतलब अगर बिहार नहीं होता तो शायद हो सकता है कि सरकार बनाने की स्थिति भी न हो पाती उस ढंग से। तो इसको देखते हुए हालांकि बिहार से जैसे रामनाथ ठाकुर को लिया है उन्होंने जनता दल यू के कोटे से, रामनाथ ठाकुर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं और उनको अभी मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न दिया था, तो उसको देखते हुए भी और कई बार से वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ईबीसी कोटे से आते हैं, तो एक संतुलन सामाजिक समीकरण बनाने के लिए कोशिश की गई होगी। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आरसीपी सिंह के साथ उनका जो अनुभव रहा था, इसलिए नहीं चाहते होंगे कि कोई बड़ा चेहरा कैबिनेट में जाए और वो पैरेलल कुछ हावनाप करना शुरू कर दे। तो शायद ये भी हो सकता है, या राजीव जी से थोड़ी बहुत अनबन भी बीच में रही है। ठीक है, एक और बड़ी खबर जयशंकर जी इस वक्त हमारे पास आ रही है, और नीचे देखिए आज TV9 भारतवर्ष की ब्रेकिंग न्यूज जहां हम फ्लैश कर रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिए। जिन जिन को फोन आया है फौरन यहां पर फ्लैश हो रहा है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल के पास भी फोन आ गया है। मिर्जापुर से हैट्रिक लगाई है इस बार अनुप्रिया पटेल ने, जीत की, और उनके पास भी फोन आ गया है। वो एक बार फिर मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रही हैं। कमलजीत सहरावत भी दिल्ली से, जो कि इस बार जीत कर आई हैं, वो भी मंत्री बनेंगी। ये भी सोर्सेस के हवाले से हमारे पास खबर सामने आ रही है। हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूंगा। और देखिए तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई के पास भी फोन आ गया है। वो अपनी सीट हार गए थे, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से बीजेपी ने वोट परसेंटेज में इजाफा किया है, लगता है उन्हें भी इसका इनाम मिलने वाला है। हर्षवर्धन जी कैसे आप देखते हैं, अन्नामलाई के पास भी फोन आया, और आज कई नेता ऐसे होंगे क्या जो बार बार रिफ्रेश करके अपने फोन का नेटवर्क चेक कर रहे होंगे कि भाई अभी तक फोन नहीं आया? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये तो अब एकदम तय हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्पष्टता के साथ कहा कि आपको फोन भी आ जाए तो 2 बार चेक कर लो, तो नेटवर्क चेक करना तो अलग चीज है, फोन आने के बाद भी वो चेक करते होंगे। लेकिन आप अगर देखें तो मंत्रिमंडल अभी तक जो दिख रहा है और लगभग वही दिख रहा है जो उम्मीद की जा रही थी। और अनुप्रिया पटेल भले जीत गई, लेकिन अनुप्रिया पटेल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। 2 सीटें उनके खाते में आई थी और 2 में से 1 रॉबर्ट्सगंज वो हार गई, सिर्फ अपनी सीट वो जीती हैं। और उसके अलावा भी जिस कुर्मी मतदाताओं की एक तरह से कहे कि वो राजनीति करती है, वो बहुत खराब साबित हुई। विधानसभा में भी नहीं वोट ले आ पाई थी, इस बार भी नहीं ले आ पाई हैं। लेकिन चूंकि सहयोगी हैं, एक बड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व है, तो उनको ये प्रतिनिधित्व मिलना लगभग तय दिख रहा है। अन्नामलाई के आने के पीछे बड़ी सीधी सी वजह है, एक ऐसा नेता जो दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीति को, जिस दौर में स्टालिन कह रहे थे कि हम सनातन का नाश कर देंगे, डेंगू मलेरिया है, उसमें वो व्यक्ति लड़ रहा था और कह रहा था कि यहां सनातन को स्थापित करेंगे। मत प्रतिशत बढ़ा है, 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक सा था। और मुझे लगता है कि पंजाब से तरनजीत सिंह संधू वो एक जिसको हम कहते हैं ना कि डार्क हॉर्स हो सकते हैं, एक जिसको कहते हैं कि लास्ट मिनट एंट्री हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका नाम मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है और जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, तरनजीत संधू के दादाजी वो उसके संस्थापक सदस्यों में थे,
बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, कनाडा में भी उन्होंने काम किया है, हार गए चुनाव, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक हो सकता है और मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट होंगे वो हरदीप सिंह पुरी की, हो सकता है ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल जो नाम लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए दिल्ली से कमलजीत सहरावत का भी जो नाम है वो निकलकर आ रहा है, जिनको फोन आ गया है चाय पार्टी के लिए। और आप जैसा जानते हैं कि इसका मतलब है कि वो आज शपथ लेने वाले हैं। चलिए एक एक करके अपने खास मेहमानों का भी अब हम रुख करते हैं। और राधिका खेड़ा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रामकृपाल जी इससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी आपसे ये जानना चाहूंगा, जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, जो इस वक्त एक रूपरेखा, एक पिक्चर तैयार होती हुई नजर आ रही नई कैबिनेट की, इसमें क्या वो फैक्टर्स है जिनको आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं अभी जो जो नाम आपके सामने आ रहे हैं उसमें देखिए मैं ये कह रहा हूं कि एक पैटर्न ये रहा है कि जब बीजेपी अपने बूते कंफर्टेबल ढंग से 272 से थी, तब भी बीजेपी ने अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ा था। तो ये बड़प्पन बीजेपी का तब भी था और आज भी। देखिए जो तमाम स्पेकुलेशन हो रहे थे, जैसे कुछ नाम हैं जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, देखिए ये सब तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से थे। बाकी जेडीयू को नीतीश जी ने नाम दिए होंगे, वो भी सब आ गए। रामनाथ ठाकुर जी हैं और जीतन राम मांझी उधर से हैं। एक ललन सिंह का नाम सुनने में आ रहा था, पता नहीं अभी तक आया कि नहीं आया, खैर वो उनका है। लेकिन देखिए आज जो है केवल 30 लोग शायद शपथ लेने वाले हैं, अगर मुझे संख्या में सही है तो। टोटल मंत्रिमंडल में 80 लोग हो सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि जिनको आज फोन नहीं जाएगा वो उनके सामने निराश होने वाली बात है, ऐसा नहीं होगा। आज शुरुआत हो रही है, जिनको जा रहा है वो अच्छी बात है। और मोदी जी ने कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज के सहारे सरकारें नहीं चला करती हैं। तो मैं समझता हूं कि जैसे आज 30 लोग हैं, तो आप मानिए अभी 50 लोग, अगर जो आज नहीं नाम शामिल होगा उन लोगों को भी आएगा। और एक चीज इसमें है, मोदी जी ने ये दिखाने की कोशिश की है पूरी तरह कि हम जब कंफर्टेबल मेजॉरिटी में थे 272 से, तब भी हमारा दिल बड़ा था और आज भी हमारा दिल अपने सहयोगियों के लिए उसी तरह से बड़ा। ठीक है, तो यानी आपके हिसाब से जिनको फोन नहीं भी आ रहा उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। राधिका, तमाम संभावित मंत्रियों के पास तो फोन पहुंच गया, लेकिन ऑपोजिशन के पास फोन नहीं पहुंचा। शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता अभी तक नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए, सबको न्योता मिलेगा, ऑपोजिशन के लीडर को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सबको न्योता मिलेगा। जो जो एलिजिबल हैं और जिन जिनको बुलाया जाता है, हर बार ऐसा रहेगा। हम लोग कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और ये तो हिस्ट्री रिकॉर्ड में हम लोग जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बुलाएंगे उनको? हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस भी इस पल को देखे और इतिहास जब रचा जा रहा है तो वो क्यों नहीं बुलाए जाएंगे? सबको बुलाया जाएगा। अब जरूरी नहीं है ना कि सूत्रों के हवाले से आप लोगों को सबकी खबर आ जाए। अब नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ये कह रहे हैं कि न्योता आया नहीं अभी तक, उधर ममता बनर्जी भी कह रही हैं। देखिए, वैसे भी इनको वैसे तो न्योता चला जाएगा, लेकिन ये लोग तो वही हैं जो नए पार्लियामेंट में भी नहीं आना चाहते थे। हर न्योता तो वो ठुकरा देते हैं। राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, नई पार्लियामेंट का न्योता ठुकरा दिया, अब कह रहे हैं न्योता नहीं आया। तो इन लोगों का कुछ पता नहीं चलता क्या करेंगे। सवाल ये है, क्या इनको जब न्योता आएगा तो क्या ये जाएंगे, आएंगे वहां पे? पहले तो ये बता दे। कभी कोई कह रहा है कि न्योता आया है, कोई कह रहा है नहीं आया, तो ये कंफ्यूजन जो बना। अच्छा राधिका जी, आपने ममता बनर्जी को सुना, उन्होंने तो शुभकामना देने से भी इनकार कर दिया। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब क्या कर सकते हैं? अब ये लोग जब इसी बात का जश्न मना रहे हैं, देखिए मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आया है इतने दिनों से कि इंडिया अलायंस और उनके साथ ही किस बात का जश्न मना रहे हैं। और ममता बनर्जी जी भी जो जश्न मना रही है, उन्होंने तो खुद अपनी अलायंस को ही धोखा दे दिया। सब जानते हैं निरंजन जी के हारने के पीछे जिसका हाथ है वो ममता जी है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये लोग इनकी माया है, ये जाने। लेकिन उनके बधाई नहीं देने से ये सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी कि इतिहास रच दिया गया है और मोदी जी तीसरी बार वोट देने जा रहे हैं।
उनके बधाई ना देने से ना ये सच्चाई बदलती। बिल्कुल राधिका जी, और ये सच्चाई है कि तीसरी बार आज प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये अपने आप में एक जो कीर्तिमान है वो हम देख पा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात। जीएम शाहीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए जेडीयू के नेता। जीएम शाहीन जी, एक बात बताइए कि अभी तक रामनाथ ठाकुर है जो कि नाम जेडीयू की तरफ से निकलकर सामने आ पा रहा है, आप कुछ स्पष्ट कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे कि आखिर जेडीयू की और कितनी हिस्सेदारी होने वाली है नई कैबिनेट में? देखिए, सब कुछ फाइनल हो चुका है और अब फोन आने की देरी है। फोन आ जाएंगे सब लोगों को, जल्दबाजी से कोई मतलब नहीं बनता, और जो फाइनल होना था, जो हमने बातें रखनी थी वो कर चुके हैं। वहाँ से भी जवाब जो हमारा सहयोगी पार्टनर है उसने भी यस कर दिया है। तो इसमें अब थोड़ा सा इंतज़ार करिए, 1 या 2 घंटे के अंदर सब चीज़ें जो है खुल के सामने आ जाएंगी और सभी लोगों को फ़ोन भी आएगा। और मुबारकबाद है, एक अच्छा मौका है। और जैसे अभी हम बता रहे हैं कि तीसरी दफ़ा तीसरी टर्न पे, और जैसे अभी बीजेपी की प्रवक्ता भी बता रही थी कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा कोई भेदभाव नहीं रहता और देश एक नई सुबह, एक नई उजाले की उम्मीद रखे। नया मंत्रिमंडल जो है आज शपथ लेगा, जिसे अभी बाकी साथी बता रहे थे जी। और 80 लोगों को 80 लोग पीपल जो है कैबिनेट में रहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को आज ही फ़ोन आए। अगर आज 30 लोगों को ओथ में जाना है, कल बाकी 50 लोगों को भी फ़ोन आएगा और सरकार बनेगी। और हम यही चाहेंगे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हिंदुस्तान, एक मजबूत देश बन के उभरे, और हमारी जो है पूरी कोशिश होगी एज ए सहयोगी पार्टनर, हर दुख सुख में भी हम पीछे भी साथ रहे हैं और आगे भी हम लोग साथ रहेंगे। ठीक है, और इस बार जेडीयू पर जाहिर है सबकी नजरें होंगी, क्योंकि जेडीयू एक बड़ी भूमिका में नजर आ रही है। भले ही सीटें कम हुई हैं लेकिन भूमिका बड़ी हो गई है। इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है हमारे पास, चिराग पासवान को भी फोन आ गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास जाएंगे चिराग पासवान। चिराग को मंत्री पद के लिए फोन आ गया है। एलजेपीआर के हिस्से में इस बार 5 लोकसभा सीटें आई हैं, 5 पर चुनाव लड़ा, 5 पर जीते, और अब प्रधानमंत्री आवास से फोन आ गया है। चाय पर चर्चा में शामिल होने के लिए कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त कुछ और अपडेट्स के साथ मौजूद हैं। कुमार, क्या पता चल रहा है? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग जो समीर मुझे लग रहा है इसमें अन्नामलई का नाम लग रहा है। अन्नामलई वो शख्स हैं जो कोयम्बटूर से लोकसभा का चुनाव हारे हैं, बावजूद इसके उनको बुलाया गया है और ऐसी संभावना जताई जाती है कि प्रधानमंत्री जिनको मंत्री बनाना है उनको चाय पे बुला रहे हैं। तो अगर ये स्थिति बनती है तो एक चौंकाने वाला नाम अन्नामलई का है। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग ये भी देखना होगा कि दिल्ली कोटे से इस बार कौन मंत्री बनता है। और इन सब के बीच अभी मैं बिहार निवास में हूँ, जीतन राम मांझी लौटे हैं अमित शाह से मुलाकात करके। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो उनके चेहरे पे हल्की तल्ख जो है वो महसूस की जा रही है। कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मुलाकात का दौर चल रहा है, 12 घंटे में 2 बार वो अमित शाह से मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा करता है। संभव है कि कुछ ऐसी बात है जो अभी भी अटकी हुई है, जिसपे इनको नाराजगी है या जिसपे इनको परेशानी है। अभी तक खुल के कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसी बात है जो बताना नहीं चाह पा रहे हैं, मीडिया से बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई इस बार यूपी में। आप लोगों ने बीजेपी को 33 सीटों पर समेट दिया और इसमें भी कोई शक नहीं कि ऑपोजिशन की आवाज इस बार बुलंद नजर आएगी पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जब सरकार का गठन हो रहा हो, शपथ ग्रहण चल रहा हो, उस वक्त इंडिया ब्लॉक की तरफ से कपिल जी इस तरह की आवाजें उठना कि ये सरकार अवैध है, एनडीए ने अवैध तरीके से सरकार बनाई, हम तो शुभकामना भी नहीं देंगे, ये क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो परंपरा है, जो संविधान के अंदर प्रक्रिया है, उसका तो पालन जो है इनको सुनिश्चित करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई, ना उसमें प्रधानमंत्री जी उनके नेता चुने गए। उसमें चुने जाने के बाद ही तो इनको एनडीए के नेता चुना जा सकता था। तो आखिर इन्होंने ये क्यों किया? दूसरा, इनको बधाई हम इस वजह से भी देना चाहते हैं कि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम माधवन जी ने कह दिया कि ये तो विनयशीलता की सरकार है, अर्थात अब मोदी जी पे वो तानाशाही वाला चेहरा नहीं रहेगा, इस बार उनको विनय दिखाना पड़ेगा और वो हमको नजर भी आ रहा है। और एक बात और भी कहते हैं कि देखिए, अगर वाकई
मोदी जी गठबंधन में विश्वास कर रहे होते, सीट शेयरिंग में विश्वास कर रहे होते, तो शायद उनके साथ शिवसेना को उनको ना तोड़ना पड़ता, उनको एनसीपी को ना तोड़ना पड़ता, उनको अकाली दल को ना छोड़ना पड़ता। तो ये सारी चीजें हैं, इनका तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जनता दल यू ने जब इससे पहले बिहार में राजद के साथ गई थी तो दोनों नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सब दिन साथ रहेंगे, और साथ में ये भी बताया था कि भाजपा उनको तोड़ रही थी इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो अब देखिए ये जो भाई, तो उन्हीं नीतीश कुमार को लाने के लिए इंडिया ब्लॉक में आप लोग भी तो लालायित थे। केसी त्यागी कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी हुआ था। हमें आप सिर्फ एक बात बता दीजिए, ऑफर हुआ था नहीं हुआ ये तो बात की चीज है। हाँ। लेकिन जो मैं कह रहा हूं क्या वो गलत है कि उन्होंने कहा था कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को तोड़ रही थी इसलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया और राजद के साथ आए हैं, अब सब दिन एक साथ रहेंगे। और यहां भी उन्होंने यही कहा कि सब दिन एक साथ रहेंगे। उन्होंने कम से कम हम पर यह आरोप नहीं लगाया कि हम लोग उनकी पार्टी तोड़ रहे थे। तो पार्टी तोड़ने वाले जो लोग हैं उनके साथ आज वो हैं, और 240 सीटों का घमंड भी अभी पूरी तरीके से चूर नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो अब जेडीयू, हालांकि आप तो सरकार में शामिल हो रहे हो और नीतीश कुमार को भी हमने सुन लिया था कि वो किस तरह से सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख करें महाराष्ट्र से। रक्षा खडसे को फोन आया है, तो एक एक करके तमाम वो नाम जो इस वक्त आपके सामने, रक्षा खडसे को फोन आया महाराष्ट्र से, एक और जो नाम निकलकर सामने आ रहा है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री को भी फोन आने की खबर आ रही है, हम आपको बताएंगे। और रामदास आठवले को भी फोन आया आरपीआई से भी, देखिए नाम निकलकर सामने आ गए, रामदास आठवले को भी फोन आया है, तो वो भी पहुंचेंगे पीएम आवास जो चाय पार्टी होने वाली है इसमें जाएंगे। तो एक एक करके वो तमाम नाम है, लेकिन जयशंकर जी सवाल यह है कि नाम तो अब लगातार हम दिखा रहे जो फ्लैश हो रहे हैं, एक बड़ी खींचतान हमने देखा पोर्टफोलियो को लेकर मची थी, खासतौर पर जो टॉप 4 मंत्रालय, चाहे वित्त हो, गृह हो, विदेश हो, तमाम चीजों को लेकर। तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी जिस तरह से रामदास आठवले का भी जिक्र हमने किया, किस तरह से क्या पोर्टफोलियो जा सकता है, इस पर भी कोई सुबुगाहट? देखिए, मंत्रिमंडल में कोई एक ऐसा भी शख्स होना चाहिए जो थोड़े अपने हंसी मजाक की बातें करके लोगों को मनोरंजन भी करता रहे। तो रामदास आठवले की ख्याति उसी तरह की है, उनका होना लाजमी था। वो तो वैसे भी लोकसभा में तो है नहीं, राज्यसभा में है और उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विपक्ष जो कह रहा है कि एनडीए का ये जो सत्तारूढ़ होना या सत्ता ग्रहण करना ये अवैध है, मुझे लगता है ये गलत बात है। एनडीए के पास अगर बहुमत है तो सरकार बनाएगा, और वो ठीक है, भाजपा संसदीय दल का नेता बनाए या भाजपा के नेता को एनडीए के लोग अपना नेता बनाए, संसदीय दल का नेता बनाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो बदलाव आया है, जिस दिन एनडीए की बैठक हुई उस दिन उनका भाषण आप सुनिए, 1 घंटे 12 मिनट का जो भाषण था उनका, एक बार भी उन्होंने मोदी नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने मोदी की गारंटी नहीं कहा, एक बार भी उन्होंने भाजपा नहीं कहा, एक बार भी उन्होंने मोदी की सरकार के बारे में नहीं कहा। उन्होंने 416 बार चुनाव में लिया था अपना नाम, जब चुनाव अभियान के दौरान 416 बार मोदी की गारंटी, मोदी सरकार, मैं करूंगा ये किया था। लेकिन उस दिन के भाषण में 39 बार उन्होंने एनडीए का नाम लिया, 16 बार उन्होंने गठबंधन की सरकार का नाम लिया। इस तरह से बदलाव, मतलब जो एक बदलाव दिखाई देता है, और मैंने तो वो दिन देखा है जब। लेकिन इस बार देखिए, इस वक्त क्या हो रहा है कि सबके पास फोन आ रहा है, वो नाम हम फ्लैश कर रहे हैं जो कि संभावित मंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक एक नाम डिस्कस कर लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जेडीएस से, कुमारस्वामी का नाम हमारे सामने है, उनको भी फोन आया है, क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा स्वाभाविक सा था। अब कुमारस्वामी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और जो विधानसभा में भाजपा के साथ हुआ, हाँ, उसके बाद भी वो आए, तो देखिए आप आज के नतीजों को कुछ भी कहें, कितनी सीटें कम हुई, कितनी ज्यादा हुई, लेकिन उस समय कुमारस्वामी का आना, उस समय देवगौड़ा का आना एक बहुत बड़ी खबर थी। लिंगायत वो कलिगा का ये गठजोड़ अपने आप में कमाल का था, और ऐसे में उनका मंत्री पद बड़ा स्वाभाविक है। वहां डीकेएस के सामने कहें, डीके शिव कुमार की स्थिति बड़ी वैसे भी खराब हो गई, उनके भाई डीके सुरेश हार गए हैं बेंगलुरु रूरल से डॉक्टर सीएन मंजूनाथ से, जो देवगौड़ा जी के परिवार के रिश्तेदार हैं। तो मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक सा है। अब कहीं मंत्री पद कौन सा मांगेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल। एक नाम और रामकृपाल जी
के अन्नामलाई वो अपनी सीट हार गए, लेकिन तमिलनाडु में वोट परसेंटेज बढ़ा बीजेपी का। के अन्नामलाई क्यों? बिल्कुल बहुत अच्छा निर्णय है, मैं कहूँगा सराहनीय निर्णय है। अच्छा, ये जैसे कि आप याद कीजिए 2014 में जेटली चुनाव हार गए थे, उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया था। जो लोग ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, आज उन्होंने तमिलनाडु में अकेला वो व्यक्ति जिस तरह संघर्ष किया, और जहां मोदी जी भले सीट पर मत जाइए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है, उसके लिए वो अकेले मेहनत, मैं ये नहीं कहता कि अकेले वो, जनता को, चलिए इस बीच मैं आपको रोकना चाहूंगा, राममोहन नायडू को सुन लेते हैं। हमारे नेता चंद्रबाबू जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जनसेना के नेता पवन कल्याण, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री से मिलने कब जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं 11:30 बजे उनके वहाँ पे। कौन सा प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या प्रेफर करेंगे आप? पोर्टफोलियो का तो कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, अगर सोच की बात आती है तो जरूर आंध्र के लिए जो बेनिफिट रहेगा और हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन देश के लिए जो रह सकता है, कोई भी पोर्टफोलियो चैलेंज के साथ लेकर हम काम करेंगे। आंध्र के लिए क्या प्रायोरिटीज तय की हैं आपने? अगर सबसे पहले अगर आपको मंत्री पद मिलता है, क्या करना चाहेंगे, किस फील्ड में काम? जिस तरह से 5 साल पुराने सरकार ने काम किया है, हमें तो लगता है कि हर डिपार्टमेंट ही हमें जरूरत है। तो ये सिर्फ क्या मंत्री हमें मिलने वाला ऐसा नहीं है कि एनडीए में होने के बाद हम सारे मंत्रियों का मदद हम लेना चाहेंगे, उसमें से हमें जो कुछ भी मिलेगा तो उसको पूरी तरह से। कैपिटल सिटी अमरावती एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस बार लगता है कि वो कंप्लीट हो। हाँ जी, ठीक है। देखिए, तमाम वो संभावित मंत्री TV9 भारतवर्ष पर हम उनसे बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका, तीसरी बार बनने तो जा रही है मोदी सरकार, लेकिन 2014 और 2019 में जो बहुमत, पूर्ण बहुमत था अकेले बीजेपी के पास, वो इस बार नहीं है। इस बार चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं आपके हिसाब से? देखिए, मानती हूँ हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन आप पुरानी सरकारों को देखिए। जब UPA 2 हुई थी, उसके बाद कांग्रेस कितनी सीटों पे आ गई थी? महज 40 सीटों पे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, जो इंडिया अलायंस के टोटल से भी ज्यादा है। हम लोग एक परिवार के तौर पे, इंडिया अलायंस के तौर पे चुनाव में गए थे। इंडिया अलायंस को दोबारा मत मिला है तीसरी बार, और हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे। तो ये जो अटकलें लोग लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये होगा वो होगा, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनके गए थे, तो लोगों ने ये कहा था कि नहीं, वो तो चला नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार सरकारें चलाई। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आ रहे थे, तो लोग कहते थे कि वो प्रधानमंत्री के तौर पे देश नहीं चला पाएंगे, फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सबने देखा किस तरीके से देश आज विश्व के पटल पे पहचाना जा रहा है, और किस तरीके से हमारी देश का डंका है, और पूरा देश कितने अच्छे से चल रहा है, और तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से हम जीत के आए। तो ये जो बार बार सोच होती है, जैसे अभी मैं देख रही हूँ, हम लगातार यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इसको कॉल गया, उसको कॉल गया, तो मुझे प्रधानमंत्री जी की बात याद आ रही थी, जिसमें कहा गया था अभी तो बहुत अफवाहें चलेंगी कि इसको कॉल गया, ये कॉल हुआ, उसके बाद ये कहा गया। लेकिन इन सब बातों पे आइएगा मत। जिसको मंत्री बनाया जाएगा, कौन बनेगा, वो शाम को 7 बजे सबको पता चल जाएगा। लेकिन ये अफवाहें बहुत चलेंगी, और इसी तरीके से ये अफवाह है कि सरकार नहीं चल पाएगी, किस तरीके से क्या इश्यूज आएंगे। देखिए, देश के सामने जो ज्वलन मुद्दे हैं उनको हम अच्छे से हैंडल करेंगे। जो काम 10 साल में रह गए उनको आगे ले जाने का काम करा जाएगा। और लगातार आपने देखा जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी हो, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हो, हमारे अन्य साथी